हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों का। तो आज से हम लोग एक नया वीडियो सीरीज चालू करने वाले हैं जहां पर हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर आप लोग कनेक्टेड रहो। आज का जो हमारा पहला सेशन है वो बेसिक्स के ऊपर रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं सर वाई पार्टनरशिप। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको सोल प्रोप्राइटरशिप समझना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जहां पर एक सिंगल इंडिविजुअल, एक सिंगल बंदा बिजनेस को ओन करता है, कंट्रोल करता है, फाइनेंस करता है। मतलब वो एक ही बंदा बिजनेस में सारे पैसे भी लगाता है, डिसीजंस भी वही लेता है, मैनेजमेंट भी उन्हीं का होता है, डेली का मैनेजमेंट भी वही करते हैं। सर इस बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनमें दो लिमिटेशंस है। देखिए सर, एक बंदे का ना अपना एक फाइनेंशियल लिमिटेशन होता है पैसे इन्वेस्ट करने का। एक बंदे का बोरोइंग कैपेसिटी का एक लिमिटेशन होता है, वो एक लिमिट से ज्यादा बैंक्स से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लोगों से पैसे बोरो नहीं कर सकते। ये उसका एक लिमिटेशन होता है। और एक और लिमिटेशन होता है दैट इज रिलेटेड टू मैनेजरियल स्किल्स। हर बंदे में हर तरीके का मैनेजरियल स्किल्स नहीं हो सकता है। एक बंदा ऐसा हो सकता है जो अकाउंट्स टैक्सेशन में अच्छा हो लेकिन लीगल मैटर्स में अच्छा ना हो। कोई बंदा ऐसा हो सकता है जिसके पास मार्केटिंग, सेल्स, नेटवर्किंग का स्किल्स हो लेकिन अकाउंटिंग स्किल्स लैकिंग हो। तो ये दो ऐसे लिमिटेशंस है जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को एक्सपैंड करने में, स्केल अप करने में एक बॉटलनेक का काम करते हैं, कॉन्स्टेंट का काम करते हैं, रुकावट का काम करते हैं। इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए पार्टनरशिप का एक कॉन्सेप्ट आया। 1 अक्टूबर 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू फोर्स, जो आज पूरे इंडिया पे लागू होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब बात करते हैं सेक्शन 4 के बारे में। सर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स हु अग्री टू कैरी ऑन बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट आउट ऑफ इट। इसका सिंपल मतलब कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है दो या दो से ज्यादा लोगों का जो अग्री करते हैं कि वो लोग आपस में मिलकर एक बिजनेस को करेंगे और इस बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। ऐसा एक्ट में लिखा हुआ है। रियलिटी में तो प्रॉफिट लॉस सभी कुछ ये लोग शेयर करते हैं। सर जो लोग इस पार्टनरशिप फर्म में एसोसिएट होते हैं उन लोगों को पार्टनर्स बोला जाता है, और इन सारे पार्टनर्स के एसोसिएशन को एक पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। वापस एक बार, सर जो लोग इस पार्टनरशिप फर्म में एसोसिएट होते हैं उन लोगों को पार्टनर्स बोला जाता है, और इन पार्टनर्स का इकट्ठा एसोसिएशन को पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। उसके बाद सर अगर आपको पार्टनरशिप बनाना है तो एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट चाहिए, एक पार्टनरशिप डीड चाहिए। सर पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन रिटन होना ज्यादा प्रेफरेबल है। इट्स एडवाइजरी टू हैव अ रिटन पार्टनरशिप डीड, क्योंकि रिटन पार्टनरशिप डीड एक एविडेंस का काम करता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फ्यूचर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। कोई अगर कल को जाके आपके पार्टनर्स के बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप इसको एज अ मैटर ऑफ रेफरेंस यूज कर सकते हो अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन आप ओरल भी रख सकते हो, रिटर्न भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर जो भी आप बिजनेस करोगे वो हमेशा लॉफुल होना चाहिए। अगर आप एक पार्टनरशिप बिजनेस करते हो वो जो कि इलीगल है, अनलॉफुल है, तो वो आपका पार्टनरशिप के परव्यू से बाहर चला जाएगा, उसको हम लोग पार्टनरशिप बोलेंगे ही नहीं। जो भी आपका काम है वो लीगल नेचर का होना चाहिए। उसके बाद सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है म्यूचुअल एजेंसी का। क्या होता है म्यूचुअल एजेंसी? देखिए, म्यूचुअल एजेंसी को हम लोग ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। मतलब अगर आपको ये एस्टैब्लिश करना है कि कुछ लोग जो मिलके बिजनेस कर रहे हैं, क्या ये लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या उन लोगों के बीच में म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं है। सर हम लोग तो लेकिन सुने कि अगर कुछ लोग प्रॉफिट शेयर करें आपस में तो मतलब वो पार्टनरशिप है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो उन लोगों के बीच में पार्टनरशिप है। क्योंकि देखिए प्रॉफिट तो लोग कंपनी में भी शेयर करते हैं। आज मान लीजिए सिंपल एग्जांपल, एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बोलता है, एक बॉस अपने एम्प्लॉय को बोलता है कि देखो हम आपको सैलरी तो देंगे, सैलरी के साथ साथ हम कंपनी के, हमारे बिजनेस का 10% प्रॉफिट भी आपको देंगे। तो क्या क्या ये दोनों पार्टनर बन गए? क्या ये बॉस और एम्प्लॉय पार्टनर्स बन गए? द आंसर इज नो। केवल प्रॉफिट शेयर करना इस बात का रियल प्रूफ नहीं है, इस बात का 100% प्रूफ नहीं है कि वो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। तो सर क्या है ट्रू टेस्ट? ट्रू टेस्ट है म्यूचुअल एजेंसी। अब ये होता क्या है, देखिए, म्यूचुअल एजेंसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। जिस तरीके से एक एजेंट के हर एक्ट के लिए एक प्रिंसिपल लायबल होता है,
ठीक उसी तरह एक पार्टनरशिप फर्म में किसी भी पार्टनर के एक्ट के लिए सारे पार्टनर्स लायबल होंगे। मतलब अगर एक पार्टनर अपने एक्शन से, अपने हरकत से, अपने किसी भी काम से सारे पार्टनर्स को लीगली बाइंड कर सकते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि वो जिस एक्ट के लिए बाइंड करे वो बिजनेस के नेचर का होना चाहिए। अब मान लीजिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। 3 पार्टनर्स है ए बी सी। ए और बी किसी काम से बाहर गए हुए। सी ने क्या किया, किसी सप्लायर से गुड्स को क्रेडिट में परचेज कर लिया, उधार में गुड्स परचेज कर लिया। अब 4 दिन बाद सारे पार्टनर्स बैठे थे और वो सप्लायर अपना पैसा लेने आ गया। तो ए और बी बोलता है हम लोग तो बाहर है, हमको पता ही नहीं है कि आपने गुड्स परचेज किया। वो बोलेगा सर हमने तो सी को गुड्स बेचा है, उन्होंने गुड्स को रिसीव भी किया, अब हमको हमारे पैसे चाहिए। तो क्या ए और बी को भी इस पैसे का पेमेंट करना पड़ेगा, उस सप्लायर को पेमेंट करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। बी के हर एक्ट के लिए ए और बी लायबल, ए के एक्ट के लिए बी और सी लायबल, बी के एक्ट के लिए ए और बी भी लायबल। मतलब एक पार्टनर के एक्ट के लिए जब सारे पार्टनर्स लायबल होते हैं, एक पार्टनर अगर अपने एक्शन से, अपने हरकत से सारे पार्टनर्स को अगर बाइंड कर सके तो तभी उन लोगों के बीच में पार्टनरशिप है। अदरवाइज इट्स जस्ट एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इट्स नॉट अ पार्टनरशिप। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर आपको कभी भी चेक करना है कि क्या कुछ लोगों के बीच में पार्टनरशिप है, तो आप ये चेक करो कि क्या उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं है। सर मान लीजिए अगर हमारे बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ तो, पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं हुआ तो, या हम लोगों ने पार्टनरशिप अग्रीमेंट तो बनाया लेकिन पार्टनरशिप अग्रीमेंट कुछ चीजों के बारे में हम लोग लिखना भूल गए, अग्रीमेंट बनाते टाइम कुछ चीजों के बारे में लिखना भूल गए, इसके बाद तो क्या होगा? सबसे पहले बात करते हैं सर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में हम लोग लिखते क्या। देखिए कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल पार्टनर के नाम क्या है, उनके एड्रेस क्या है, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, पार्टनरशिप फर्म का प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है, हर पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, क्या वो बिजनेस से कुछ पैसे को ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, उनको उनके कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट फर्म देगा, अगर वो कुछ पैसे को ड्रॉ कर ले तो फर्म उस पर कितना इंटरेस्ट लेगा, पार्टनर्स को सैलरी रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा, जो प्रॉफिट्स आएगा वो पार्टनर्स लोग किस रेशियो में शेयर करेंगे, हर पार्टनर का राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, ऑब्लिगेशंस क्या है, और भी बहुत सारे आइटम्स है जो पार्टनरशिप डीड में हम लोग लिखते हैं। लेकिन हमारा भी डिस्कशन का टॉपिक ये है कि अगर मान लीजिए हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं, या मान लीजिए पार्टनरशिप डीड किसी पर्टिकुलर क्लॉज के बारे में साइलेंट है, कुछ हम लिखना भूल गए, तो क्या होगा? देखिए सबसे पहली बात, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो अगर मान लीजिए आपने नहीं लिखा कि किसी पार्टनर को अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता। मतलब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो किसी भी पार्टनर को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सर ड्रॉइंग्स का बात करते हैं। अगर पार्टनर मान लीजिए कुछ पैसा बिजनेस से ड्रॉ करता है, तो क्या फर्म पार्टनर से उस पैसे पे इंटरेस्ट ले सकता है? ले सकता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में इस बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो नहीं ले सकते। सर क्या किसी पार्टनर को सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन ये सब कुछ दिया जा सकता है? दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है कि पार्टनर को कितना सैलरी मिलेगा, रेम्यूनरेशन मिलेगा, तो पार्टनर को कोई सैलरी, कोई रेम्यूनरेशन, कोई कमीशन कुछ नहीं दिया जाएगा। सर प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? जो आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा है, अगर आपने लिखा है 1:2:1, 4:3:1, आज जो आपने लिखा है आप उसमें बांट लो। लेकिन अगर आपने अपने पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिख के रखा है तो सारे पार्टनर्स में प्रॉफिट लॉसेस को इक्वली बांट दिया जाएगा, सारे पार्टनर्स में प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सर अगर मान लीजिए कोई पार्टनर किसी फर्म को लोन देता है तो क्या होगा? देखिए अगर कोई पार्टनर किसी फर्म को लोन देता है तो अगर आपने अपने पार्टनरशिप डीड में लिख के रखा है कि उस पार्टनर को 10%, 12%, 1%, 2% इंटरेस्ट मिलेगा अपने लोन पे, फर्म उस पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट देगा, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप वही रेट से इंटरेस्ट दे दो। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ नहीं लिख के रखा है तो पार्टनर को कम से कम 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। He should get 6% per annum if there is nothing mentioned about the interest on loan given by a partner to the partnership firm। लेकिन सर अगर मैंने अपने अग्रीमेंट पे 10% लिख के रखा है तो आप 10 दो ना, रोका किसने आपको? ये तब आएगा जब आपने कुछ नहीं लिख के रखा है। नहीं, अगर आपने कुछ लिख के रखा है तो आप 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दे दो। सर अगर मान लीजिए फर्म पार्टनर से कोई लोन लेता है तो क्या ये 6% एप्लीकेबल होगा? फर्म पार्टनर से
पार्टनर फर्म से कोई लोन लेता है तो पहले केस में क्या देखे थे, पार्टनर देता है, यहाँ पार्टनर लेता है। अगर पार्टनर लेता है फर्म से कोई लोन तो क्या 6% वाला क्लॉज आएगा क्या? द आंसर इज नहीं आएगा। वहां पर ये 6% वाला क्लॉज नहीं आएगा, ये केवल तब आएगा जब एक पार्टनर किसी फर्म को लोन देता है तो। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक्स वाला पार्ट था। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हर एक आइटम का जो हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे उनके नेचर के बारे में और उनके अकाउंटिंग के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल था। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।